वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। दोस्तों, आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं हमारी मैथ्स की क्लास का अगला वीडियो। इससे पहले हम आपको लगभग 6 से 7 वीडियोज दे चुके हैं, जिनमें हमने आपके सिलेबस के एक एक वीडियो में एक एक पूरे चैप्टर को कवर किया हुआ है। आज की जो हमारी क्लास है, उस क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका वृत्त के कुछ भाग। आपके सिलेबस में एक चैप्टर है वृत्त के कुछ भाग और वृत्त की स्पर्श रेखाएं। तो हम पहले बात करेंगे, हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वह है आपका वृत्त के कुछ भाग। कि देखिए, हम बताएंगे इसमें कि वृत्त में क्या क्या पार्ट हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है वृत्त। तो वृत्त क्या होता है? वृत्त हमारे पास एक तरीके से गोला मतलब सर्किल होता है। ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी आकृति जो मतलब बिल्कुल गोल हो, जिसपे क्या हो, जिसका कोई कोना ना हो या जिसका कोई भी शुरुआत और अंत ना हो। एक तरीके से सर्कुलर हो और उसका ना कोई शुरुआत हो ना कोई अंत। जैसे कि हमारा अगर वृत्त है, इसकी बात करें तो हम ये नहीं कह सकते कि ये शुरू कहाँ से हुआ और खत्म कहाँ से हो रहा है। तो ये देखिए, हमारे पास ये होता है वृत्त। अब हम बात करेंगे कि वृत्त में क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, ये तो वृत्त होता है और हम जानते हैं कि वृत्त में होता है एक हमारा केंद्र। जब अगर हमारा वृत्त में केंद्र होता है तो केंद्र से और वृत्त की जो बाहरी, जो सबसे बाहर की जो सतह होती है, इसे कहते हैं वृत्त की परिधि, सर्कमफ्रेंस। इसके बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वृत्त की त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। इसे कहते हैं इंग्लिश में रेडियस। जब यही त्रिज्या अगर हमारे केंद्र से होके और दूसरे साइड को टच करती है जाके, तब हम इस पूरी लाइन को क्या कह लेते हैं? इससे हम तब कहते हैं व्यास। क्या होता है? जो हमारा वृत्त होता है, अगर वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक हम कोई लाइन खींच देते हैं सीधी, तो वो जो लाइन होती है वो हमारी हो जाती है वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस। और उसी लाइन को हम अगर केंद्र से होते दूसरी साइड, दूसरी तरफ वृत्त की परिधि तक पूरा मिला देते हैं, तो वो हो जाता है आपका व्यास। तो इस तरीके से जो हमारी जो त्रिज्या हुई वो क्या हुई? व्यास की आधी हो गई। या आप कह लें कि हमारा जो व्यास होता है वो क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं वृत्त की जीवा की। क्या होती है वृत्त की जीवा एवं व्यास? अगर हम व्यास की बात करें तो वृत्त का व्यास कहीं ना कहीं जो आपका व्यास है, एक तरफ इस बिंदु पर और एक तरफ इस बिंदु पर, 2 जगह मिल रहा है। तो अगर हम बात करें कि वृत्त के 2 बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसको क्या कहते हैं? उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। और जो हमारी जीवा होती है वो क्या होती है? जीवा की भी डेफिनेशन यही होती है कि वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो क्या होती है? वृत्त की जीवा होती है। अगर हम जीवा की बात करें तो वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को आपस में जो मिलाने वाली रेखा होती है उसको कहते हैं वृत्त की जीवा। जब ये जीवा है और हमारा जो व्यास था वो भी क्या था? वो भी वृत्त को 2 बिंदु को ही मिला रहा था, तो वो भी जीवा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो वृत्त का व्यास होता है हमारा, वो क्या होता है? वो वृत्त की एक जीवा होती है। हमारा जो वृत्त का व्यास है वो भी क्या होती है? वृत्त की जीवा होती है। अब देखिए, यहाँ पर एक हमने जीवा बनाई, एक यहाँ पर जीवा बनाई। ठीक है। तो ये वाली जो जीवा है और ये ऊपर वाली जीवा है, नीचे वाली जो जीवा है या जीवा को इंग्लिश में कोड कहते हैं, नीचे वाली जो कोड है वो छोटी होती है, ऊपर वाली जो कोड या जीवा होती है क्या है? वो बड़ी है। अगर हम एक और जीवा बनाने की कोशिश करें यहाँ से लेके और यहाँ तक, तो ये देखिए इस तरीके से अगर हम ऊपर वाले पोर्शन में जीवा बनाए तो हम अलग अलग तरीके से एक वृत्त में कई सारी जीवाएं, बहुत सारी, ढेर सारी जीवा बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये वाली जीवा, वृत्त की ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होके जा रही है, ये हमारा क्या है? सेंटर ओरिजिन यानी केंद्र। ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होके जा रही है, वो हमारी जीवा क्या होगी? वो इस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगी। क्या होगी? सबसे बड़ी जीवा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन सीधे सीधे पूछता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, कौन सी होगी, तो सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि जो वृत्त का व्यास होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है। क्योंकि जो आपकी जो वृत्त का व्यास है वो जीवा की सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करता है। जीवा की क्या प्रॉपर्टी है कि वृत्त पर ऐसी रेखा जो वृत्त के 2 बिंदुओं को मिलाती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसे कह देते हैं वृत्त का व्यास। सॉरी, उसे कहते हैं वृत्त की जीवा। और जो आपका वृत्त का व्यास है वो भी क्या है? 2 बिंदुओं को मिलाता है और वो केंद्र से होकर जाता है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि आपका जो वृत्त का व्यास है वो क्या होता है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अब देखिए, हमने बना लिया वृत्त की जीवा। तो जब जीवा बना लिया तो उसके बाद की बातें करते हैं। अब वृत्त में क्या हो गया? देखिए, ये हमारे पास दे रखा है सर्किल।
थोड़ा गोल नहीं बना, कोई बात नहीं, इसे हम सर्किल मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सर्किल हो गया। अब हमने क्या कहा, हमने इसमें एक जीवा बना ली। तो अगर हमने इसे जीवा बना ली तो ये जीवा क्या कर रही है, ये हमारे सर्किल को दो भाग में डिवाइड कर रही है। एक तो इस जीवा के नीचे का सर्किल, एक इसके ऊपर का सर्किल। तो जो जीवा के ऊपर का भाग होता है और नीचे का भाग होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आपका जो नीचे वाला पार्ट है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पार्ट को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, चाप। क्या कहते हैं, चाप। इंग्लिश में कहते हैं आर्क। जब हम अगर हम किसी चीज का चाप लगाते हैं तो इसी तरीके से तो चाप लगता है जाके, तो कहीं ना कहीं देखिए उसी तरीका का है। तो ये नीचे वाला जो चाप होता है इसको हम कहते हैं लघु चाप। क्या कहते हैं, अगर हम नीचे वाले पोर्शन को इतने की बात करें, इतना अगर हमने अलग कर लिया ये, तो जो हमारे सर्किल का नीचे का जो इतना पार्ट अलग होगा, इसको हम क्या कहेंगे, इस नीचे वाले पार्ट को कह देंगे लघु चाप। अब ये नीचे वाला तो लघु चाप हो गया, तो ऊपर वाला क्या होगा, अब जो इसके जीवा के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है इसको हम कहेंगे दीर्घ चाप। क्या कहेंगे, दीर्घ चाप। मतलब जो नीचे वाला जो चाप है वो क्या होगा, लघु चाप, और जो ऊपर वाला चाप होगा उसको क्या कहेंगे, उसको कह देंगे हम लघु चाप। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें चाप के बारे में, तो ये तो चाप हो गया, लेकिन ये जो इतना वाला पोर्शन हो गया पूरा ये, और ये ऊपर वाला पोर्शन, ये हमारा क्या कहलाएगा। तो देखिए जो नीचे वाला खंड है वो छोटा है, तो उससे हम क्या कह देंगे, इस नीचे वाले भाग को कह देंगे आपको लघु खंड। क्या कह देंगे, लघु खंड। और ऊपर वाला आपका जो पार्ट है ये इतना बड़ा पार्ट है, और जब ये इतना बड़ा पार्ट है तो एक तरीके से ये क्या हो गया आपका दीर्घ खंड। और ये खंड क्या है, वृत्त क्या है, तो हम इसे कह सकते हैं दीर्घ वृत्त खंड। वो आपका दीर्घ वृत्त खंड हो गया। ये आपका क्या हो गया, लघु वृत्त खंड। क्या आ गया, लघु वृत्त खंड। तो इस तरीके से जब हम किसी वृत्त पर कोई जीवा खींच देते हैं तो क्या कर देती है, वो जीवा हमारे वृत्त को दो भागों में बांट देती है। एक भाग छोटा होता है, एक बड़ा होता है। लेकिन अगर हम व्यास की बात करें तो जो व्यास होता है वो वृत्त के सेंटर से होता है, होके जाता है। और अगर वो सेंटर से होके जा रहा है हमारा व्यास, तो वो क्या करेगा, वो हमारे वृत्त को दो बराबर बराबर भागों में बांट देगा। जब दो बराबर भाग होंगे तो उसमें ना तो कोई लघु होगा ना कोई दीर्घ, क्योंकि दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर हम एक बात की बात करें तो जो नीचे वाला अगर हम खाली ऊपर वाला भाग ले लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, वृत्त को आधा कर दिया इसने, तो क्या हो गया, ये हमारा एक अर्धवृत्त तैयार हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी जीवा वृत्त के केंद्र से होके जाती है, यानी कि वो वृत्त का व्यास होती है, और जो वृत्त का व्यास है वो वृत्त के दो बराबर बराबर भागों में बांट देता है। इतनी चीजें हो गई। क्या हो गया, हमने पढ़ लिया जीवा, वृत्त, वृत्त के चाप, लघु चाप, दीर्घ चाप, और क्या पढ़ लिया, वृत्त के खंड, लघु खंड और दीर्घ वृत्त खंड। ठीक है, दोनों हमने पढ़ लिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें वृत्त के चाप या अंश का माप क्या होगा। तो इनकी माप क्या होगी भाई, इसको यहाँ से यहाँ तक का जो नाप है ये आपके दीर्घ चाप की माप हो जाएगी, और जो नीचे वाली चीज है वो क्या हो जाएगी, लघु चाप की माप हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास इस वृत्त के चैप्टर में दो प्रमेय होती हैं। क्या होती हैं, उन प्रमेय को हम डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन उन चीजों के बारे में हमें जानना है कि होती क्या है वो। अब देखिए वृत्त पर आधारित हमारे पास कुछ थ्योरम होती है, एक प्रमेय होती है। एक हमारी पहली प्रमेय दे रखी है, वृत्त के किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना अंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष वृत्त के अंतरित कोण का दुगना होता है। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम प्रूफ नहीं कराएंगे क्योंकि आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाती है इतनी, इससे रिलेटेड लेकिन एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो क्या होती है ये प्रॉपर्टी, ये चीज हम आपको समझा देते हैं। हमारे पास देखिए दे रखा है यहाँ पे कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष वृत्त पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो देखिए बात वृत्त की चल रही, तो सबसे पहले हम ड्रा कर लेंगे एक सर्किल। हमने एक सर्किल बना लिया है। अब हमसे क्या कहा गया कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। अब बात अगर चाप की आई है तो चाप हमारे पास कहाँ में होते थे, जीवा में। जीवा में होते थे चाप, एक लघु चाप एक दीर्घ चाप, और जीवा हमारी बनती कैसे थी, दो बिंदुओं से। तो हमने मान लिया ये हमारे पास दो बिंदु दे रखे ए और बी। अब हम जीवा बनाए चाहे ना बनाए, लेकिन ये हमारा एक तरीके से दो बिंदु से चाप बन, चलो हम जीवा बना ही लेते हैं।
तो ये हमने बना ली जीवा ए और बी। अब हमसे कहा गया कि वृत्त के किसी चाप द्वारा, तो ठीक है हमने ये जीवा बना ली, तो ये वृत्त का एक चाप हो गया ए और बी, और ये एक दूसरा चाप हो गया। लेकिन अब हमसे कहा वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। अगर हमारे इस वृत्त का सेंटर क्या है ओ, यहाँ पर ये ओ दे रखा है, क्या दे रखा है वृत्त का केंद्र ओ। अब हमसे कहा गया कि वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। अगर इस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर कोई कोण बनेगा, मतलब ये कहीं ना कहीं इस तरीके से कोण बना होगा। अगर हम इस कोण की बात करें, जो हमने ये कोण मान लिया थीटा, क्या मान लिया थीटा, तो वृत्त के किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष वृत्त पर अंतरित कोण का दुगना होता है। मतलब कि हमने जो चाप माना था ए और बी, इस चाप द्वारा जो वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाया गया है, ये कोण क्या होता है, इसी चाप द्वारा शेष वृत्त पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। अगर हम इसी चाप द्वारा किसी भी वृत्त पर इसी वृत्त की परिधि पर एक कोण बना दे इस तरीके से, ठीक है, ये हमने एक कोण बनाते हैं इस तरीके से, तो हमारा जो ये वाला एंगल होगा वो इस एंगल का 2 गुना होगा। क्या होगा, 2 गुना होगा। मतलब कि ये थीटा है तो ऊपर वाला क्या होगा, इसका आधा होगा। भाई सीधी सी बात, अगर ये 1 है, ऐसे तो हम लोग थीटा ना मालूम, ठीक है। हमसे कहा गया कि ये वाला जो कोण है इसका 2 गुना होगा। अगर ये कोण 1 है तो ये कोण कितना होगा, 1 का 2 गुना, यानी कि 2। यहाँ पे 1 और 2 नंबर नहीं, इसकी मात्रा है। अगर ये वाला हमारा कोण मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 30 डिग्री है, कितना है 30, तो नीचे वाला कितना हो जाएगा, नीचे वाला हमारा जो कोण होगा वो हमारा होगा 60 डिग्री का। केवल यही कहा गया इस प्रमेय में कि किसी वृत्त के द्वारा वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष वृत्त पर बने कोण का 2 गुना होता है। अब अगर आप बात करें इस वाले कोण की, तो देखिए ये वाला इस वाले वृत्त के चाप से कोई दूसरे अलग अलग कोण नहीं बनेंगे। अगर हम इसी चाप से एक कोण इस तरीके से बनाए, तो हमारा जो ये वाला कोण होगा वो भी क्या होगा, इस कोण का कितना होगा, 2 गुना होगा। मतलब इसका 2 गुना ये वाला होगा। जब इसका 2 गुना ये वाला भी है और ये वाला भी है, तो ये दोनों कोण जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे, ये आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये नीचे वाला जो कोण है इसका 2 गुना है। तो सीधी सी बात है, जब इसका 2 गुना कितना 60 था, तो इसका भी 2 गुना 60 ही होगा। तो इसका 2 गुना 60 है, मतलब ये कह सकते हैं कि वृत्त के केंद्र पर जो कोण है ऊपर वाला कोण उसका आधा होगा। सीधी सी बात है, जब आधा होगा तो ये 30 था, तो ये भी 30 हुआ। अगर हम कोई कोण इस तरीके से ना बना के इसी चाप द्वारा इस तरीके से बना लें, अब देखिए अब भी क्या है, उसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर कोण बनाया गया और उसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर भी कोण बनाएगा। तो ये वाला भी कोण क्या होगा, ये वाला भी कोण हमारा कितना होगा, 30 का ही होगा, क्योंकि हमारी प्रमेय कह रही है कि किसी वृत्त के चाप द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष वृत्त की परिधि पर या शेष वृत्त पर बनाया कोण का 2 गुना होता है। तो ये हर सिचुएशन में अगर 60 है, तो ये वाला हर सिचुएशन में ऊपर कितना होगा, 30। तो यहाँ से एक चीज और समझ निकल के आती है क्या, कि किसी वृत्त के चाप द्वारा उस वृत्त की परिधि पर बनाए गए सारे कोण क्या होंगे, आपस में बराबर बराबर होंगे। अगर एक चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर कोई भी कोण बनाया गया, तो उसी चाप द्वारा वृत्त की पूरी परिधि पर कितने भी चाहे कोण क्यों ना बना ले, वो सारे क्या होंगे, एक बराबर होंगे। अगर हम इसके अलावा एक और कोण बनाए थोड़ा इधर हटके और ये इस तरीके से बनाया जाए, तो हमारा ये वाला कोण भी कितना होगा, 30 डिग्री का ही होगा, क्योंकि ये एक ही इनके जो ओरिजिन है, इन कोणों का जो आधार है वो क्या है, समान है। तो यहाँ से देखिए एक के साथ हमने 2 थ्योरम्स आपको बता दी कि किसी वृत्त के पहली क्या थी कि किसी वृत्त के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बना जो कोण होता है उसी वृत्त द्वारा शेष परिधि पर या शेष वृत्त पर बने कोण का 2 गुना होता है। और एक और थ्योरम होगी कि एक ही वृत्तखंड के चाप द्वारा बनाए गए वृत्त की परिधि पर सारे कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ये हो गए आपके 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वृत्त में हमने क्या सीख लिया कि जो कोण होते हैं वो आपस में इस तरीके से कोरिलेट करते हैं। जो आपका केंद्र पर बना, ऐसे समझ लीजिए सेंटर पे कोण है वो परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। यही इस पर आपकी इस थ्योरम का मतलब है। यहाँ से आपके लिए काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे पेपर में और यहीं से क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं हैं। अब हम बात करेंगे इसके आगे कुछ और अगली थ्योरम की। हमारी एक थ्योरम है अगली, उसको वो थ्योरम हमारी कहती है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। क्या है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है।
हमसे क्या कहा गया कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो हमारे पास क्या होता था अभी तक वृत्त, और हमने क्या होता है, अगर हम वृत्त की जीवा से वृत्त को देखें तो वृत्त बराबर दो भागों में हो जाता है। तो हमने मान ली थी ये किसी वृत्त की जीवा हो गई और ये हमने बना लिया अर्धवृत्त। अब हमसे कहा गया कि अर्धवृत्त में हम जो भी कोण बनाएंगे वो क्या होगा, वो 90 डिग्री का होगा। क्या है कि अर्धवृत्त में जो भी हमारा कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है। देख लेते हैं, देखिए कि हमारी जीवा थी तो यहाँ पर हमने सेंटर मान लिया सी या ओ। जब ये सेंटर है तो ये कितना होगा, ये 180। जो रेखा है सीधी रेखा का जो कोण होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये हमारा 180 डिग्री है और ये हमसे बता दिया कि 90 डिग्री का होगा। तो ये हमारी एक दूसरी थ्योरम है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अब चलिए बात करते हैं इससे संबंधित क्वेश्चंस पर कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपके इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम बात करें इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस के बारे में। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नांकित चित्र में एक हमारे पास चित्र देखिए वृत्त का केंद्र O है। क्या है हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, ये एक सर्किल है और इसका क्या है एक केंद्र जो है वो कितना दे रखा है O। अब इसके बाद हमसे कहा गया कि रेखा OB AOC का अर्धक है। हमारे पास जो एक तरीके से इसमें चाप से दे रखा है A ये B और यहाँ से एक एंगल ऐसे बन रहा है और एक ये ऐसे, और हमसे ये इस तरीके से बना हुआ है। और ये हमारे पास दे रखा है 50। ये A है, ये B है, ये C है। इतना हमें इस पेपर में दे रखा है, इसमें दे रखा है। ये रेखा है जो बिल्कुल सीधी रेखा है। देखिए ये दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन में। हमारे पास एक चित्र दे रखा है, इससे हमसे कहा गया कि O वृत्त का केंद्र है और आपकी जो रेखा है AOD BOD, क्या है रेखा A O और C। जो आपकी रेखा है कौन सी, ये O और B। ये वाली जो रेखा है वो A O और C इस वृत्त केंद्र का अर्धक है। मतलब आपकी एक तरीके से जो रेखा है OB AOC का अर्धक है A O और C, इसका बिल्कुल आधा आधा कर रही है। जब ये अर्धक है तो मतलब क्या है, हमारे पास ये एंगल दे रखा है एंगल DOC। ये कितना दे रखा है यहाँ पे 50। और हमसे पूछा गया कि ABC की माप बताइए। हमसे पूछा गया कि कोण ABC ये हमें बताना है। मतलब कि कोण ABC मतलब कि ये वाला हमें कोण बताना है कितना होगा। ठीक है, हमसे यहाँ पे कहा गया कि आपका जो रेखा OB है इसका अर्धक है किसका, AOC। AOC का अगर अर्धक है तो हमारे पास यहाँ से AOC क्या हो जाएगा, AOC बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे किसके, DOC। DOC के बराबर हो जाएगा क्योंकि इसका आधा है तो मतलब ये इसका 2 गुना होगा। अगर हम 2 गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे कितना 50। तो यहाँ से निकला आ गया हमारे पास एंगल AOC कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया हमारे पास निकल के। कितना आ गया, AOC 100 डिग्री निकल के आ गया। अब हमारे पास क्या दरता है, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, अगर हम सीधे सीधे जाने कि किसी वृत्त के चाप द्वारा, आप ये देखिए आपका ये वाला एंगल ये और ये वृत्त के एक चाप द्वारा बनाए हुए कोण ही तो है। अगर ये वृत्त के एक चाप द्वारा बनाए हुए कोण ही है तो क्या होगा, तो आपका जो ये वाला एंगल है, ये वाला अगर ये 100 रखा है तो ऊपर वाला कितना होगा, ऊपर वाला आपका हो जाएगा कितना 50। कितना हो जाएगा, ऊपर वाला एंगल हमारा हो जाएगा 50। तो चलिए बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में कि किस तरीके के क्वेश्चन है जो आपके सेमेस्टर एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन अभी तक एग्जाम्स में आए हैं। इनमें आपको मेनली हमने आपको 3 चीजें बता दी हैं कि किसी भी वृत्त के मतलब अगर किसी वृत्त की कोई जीवा दे रखी है तो उस जीवा या उस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण होता है उसके परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। और हमने बताया था कि एक चाप द्वारा जो भी वृत्त की परिधि पर कोण बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं, वो सारे के सारे कोण आपस में इक्वल होते हैं। और दूसरी बात हमने बताई है कि किसी भी अर्धवृत्त में जो बना कोण होता है वो क्या होता है, समकोण होता है। तो चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नांकित चित्र में एक वृत्त का केंद्र O है, रेखा OB जो है वो AOC का अर्धक है
और हमें बतानी है माप ABC की। हमें बताना है एंगल ABC कितना होगा। तो देखिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दे रखा है एक सर्किल, इसका केंद्र हमारे पास दे रखा है O, और हमसे कहा गया है कि जो आपकी ये लाइन है, ये वाली लाइन D, आप इस लाइन को हमने D मान रखा है। ये जो लाइन है आपकी B और D, ये जो है वो AOC का अर्धक है, मतलब ये वाली जो लाइन है इस कोण को आधा कर रही है। अगर ये वाली जो लाइन है इस कोण को आधा कर रही है तो हमारा AOC कोण कितना होगा, क्योंकि देखिए हमारे पास आधा पार्ट दे रहा है कितना 50, तो यहाँ से जो हमारा एंगल AO और C ये होगा वो कितना होगा, वो 2 गुणे होगा किसके, एंगल DOC, इसके 2 गुणे के बराबर होगा। ये हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल OC बराबर 2 × 50, तो यहाँ से जो हमारा एंगल AOC है वो निकल के आ जाएगा 100 डिग्री। मतलब जो हमारा केंद्र इस चाप के द्वारा, चाप AC द्वारा जो केंद्र पर बना कोण है वो कितना 100 डिग्री निकल के आ गया। अब हमारे पास हमें बताना है क्या, कि जो आपका एंगल ABC ये हमें निकालना है, ये कितना होगा। तो देखिए हमने अभी आपको प्रमेय बताई थी क्या, कि किसी भी चाप द्वारा उसके केंद्र पर जो किसी वृत्त के केंद्र पर बना कोण, उसी चाप द्वारा वृत्त पर या वृत्त की परिधि पर बने कोण का कितना होता है, 2 गुना होता है। तो इस हिसाब से जो हमारा एंगल ABC होगा, जो हमारा एंगल ABC होगा वो क्या होगा, किसका आधा होगा, या मतलब जो एंगल ABC है वो क्या है, इस वाले कोण का आधा होगा। या हम ये कह सकते हैं जो हमारा एंगल AOC है वो क्या होगा, 2 गुणे है एंगल ABC के, यही तो रिलेशन होगा। अब हमारे पास ये कितना दे रखा है, ये हमारे पास दे रखा है 100 डिग्री, और ये 2 गुणे एंगल AB और C, तो यहाँ से हमारे पास जो एंगल ABC है वो निकल के आ जाएगा 50, कितना 50 डिग्री निकल के आ गया। तो यही था इस क्वेश्चन का आंसर। इसी तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपसे एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। चलिए बात करते हैं एक और अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नांकित चित्र में वृत्त का केंद्र O है, APB 30 डिग्री दे रखा है, हमें AOB का मान निकालना है। तो देखिए हमारे पास एक चित्र दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है, और हमें क्या दे रखा है, इसमें इस सर्कल का जो केंद्र है वो हमारा O है, और हमें दे रखा है एक बिंदु यहाँ पे दे रखा है परिधि पे P, और यहाँ पे एक चाप है। इस तरीके से हमारे पास ये दे रखा है। ठीक है, हमसे कहा गया है कि इस चित्र में जो आपका ये A है बिंदु, ये B है, और ये बिंदु P है। ये A है, ये B है, और ये बिंदु P है। अब हमसे कहा गया जो आपका एंगल है ये ऊपर वाला APB, ये हमें दे रखा है 30, दे रखा है 30। हमसे पूछा एंगल AOB, एंगल AOB ये हमें बताना है, ये बताना है APB, ये 30 हमारे पास दे रखा है। क्या है, दिया है हमारे पास एंगल APB बराबर 30 डिग्री, और ये पूछा गया। देखिए बिल्कुल सीधा सीधा सा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना, हम सीधे सीधे जानते हैं किसी चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर जो बना कोण होता है उसके केंद्र के बने कोण का कितना होता है, आधा होता है। या कहते हैं किसी वृत्त द्वारा उसके केंद्र पर बना कोण उसकी परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो अगर ये हमारा 30 है तो ये नीचे वाला इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो हमारा जो एंगल AOB है वो क्या हो जाएगा, 2 गुणे एंगल AP और B, और यहाँ से 2 × 30 ये हमारे पास दे रखा, तो यहाँ से आ जाएगा 60 डिग्री। एंगल AOB ये हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सेमेस्टर एग्जाम्स में पूछे जाते रहते हैं। चलिए बात करते हैं इसके बाद एक और क्वेश्चन की। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि संलग्न चित्र में वृत्त का केंद्र O है और OAB ये देखिए हमारे पास दे रखा है। ठीक है, हमसे कहा गया कि इसका जो केंद्र है वो कितना दे रखा है, केंद्र हमारे पास O दे रखा है। इसके बाद हमें दिया गया कि AOB, एंगल AOB
तो यहाँ पे ए बी क्या है, ए हमारा एक ये बिंदु है और बी हमारा एक ये बिंदु है, और इस बिंदु से इसको मिला दिया तो ये लाइन हो गई कितनी, ए और बी। अब इस बिंदु को ये एंगल ए ओ बी हमारे पास दे रखा है, इस तरीके से हमने मिला दिया, त्रिभुज कोण बना लिया। और हमारे पास यहाँ पे दे रखा है एंगल, क्या दे रखा है यहाँ पे, ओ ए बी, मतलब कि ये चीज दे रखी है हमारे पास कितनी, 30 डिग्री, और एक ये एंगल दे रखा है हमारे पास, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है वो हमारे पास दे रखा है सी। अब हमसे पूछा गया यहाँ पे एंगल ए सी बी, इसकी माप बतानी है हमें, मतलब एंगल ए सी बी ये बताना है, मतलब ये वाला एंगल हमें बताना है। यहाँ पर हमें दे कितना रखा है, एंगल ओ ए बी ये देख रखा है, कितना दे रखा है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड ये हमें दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे पास जो ओ ए और ओ बी ये क्या दे रखी है, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर जो लाइन जाती है वो हमारे क्या हो जाती है, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से यहाँ तक गई और ये यहाँ तक, तो ये दोनों लाइनें क्या है, वृत्त की त्रिज्या। और हम जानते हैं कि एक वृत्त की जितनी भी त्रिज्या होती है वो आपस में होती है बराबर। तो हमारी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों आपस में बराबर होती है। और एक प्रॉपर्टी और ये होती है कि क्या, कि वृत्त की जो किसी भी त्रिभुज की जब दो जो भुजाएं होती हैं अगर आप आपस में बराबर हैं तो वो आगे जाके जो कोण बनाती है वो भी क्या होता है, वो भी बराबर बनाती है जाके। तो अगर ये वाला कोण आपका 30 है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ये वाला क्या हो जाएगा, एंगल ओ बी ए, ये भी कितना हो जाएगा, 30। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है वृत्त की त्रिज्याओं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। जब हमारा ये वाला एंगल 30 है और ये वाला 30 है तो अब हम बात करेंगे त्रिभुज ए ओ बी की, किसकी, त्रिभुज ए ओ बी में हमें कौन सा एंगल निकालना है, एंगल ऊपर वाला निकालना है। ए ओ बी एंगल ही बात करें तो एंगल ए ओ बी, और या सीधे सीधे बात कर ले एंगल ओ की, एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को मान हमें पता कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री कर दिया। ए ओ बी में देखिए ये हमारे पास 30 दे रखा है, ये 30 दे रखा है, ये हमें निकालना था, ये 180। तो एंगल ओ बराबर हो जाएगा 180 माइनस का 60, यानी यहाँ से अगर हम घटाए तो हमारे पास आ जाएगा 120। जो हमारा आपका 180 एंगल ओ है ये हमारे पास कितना निकल के आ गया, 120 डिग्री। हमसे पूछा कौन सा गया, हमसे ऊपर वाला कोण पूछा गया। अब हम सीधे सीधे जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पे बना कोण किसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। तो मतलब ऊपर वाला जो कोण होगा इसका आधा होगा, कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो देखते हैं उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो एंगल ए सी और बी ये क्या हो जाएगा, किसका आधा हो गया, एंगल ए ओ बी इसका आधा हो जाएगा। तो एंगल ए सी बी बराबर हो जाएगा 120/2 यानी कि 60 डिग्री। ये हमारे पास हो जाएगा एंगल ए सी बी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपके पास हर साल सेमेस्टर एग्जाम से पूछे जाते रहते हैं। इस चैप्टर से काफी इजी सा क्वेश्चन है, केवल 2-3 ही प्रॉपर्टीज है। आप एक बार अच्छे से देख लीजिए वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं एक और थोड़ा अलग तरीके के क्वेश्चन के। इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, थोड़ा अलग तरीके का है। देखते हैं आपको समझ में आ पाता है या नहीं। आप क्वेश्चन को देख के समझ पाते हैं कि क्या वही चीजें हैं या कुछ अलग। तो चलिए देखते हैं अब इस अलग तरीके के क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक सर्किल दे रखा है। क्या दे रखा है, इस चित्र में दे रखा है एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है और उसमें एक हमें एंगल दे रखा है ए ओ बी 80 डिग्री और हमारा एक नीचे की तरफ एक बिंदु D है। इसके बारे में हमसे पूछा गया कि हमारे पास ये एंगल ए डी बी ये क्या होगा। मतलब हमें इसमें निकालना है एंगल ए डी और बी, ये निकालना है हमारे पास, ठीक है। हम क्या जानते हैं कि हमारे पास किसी भी चाप के द्वारा अगर हम इस फिगर को थोड़ी देर के लिए उल्टा करें तो किस तरीके का बन जाएगा। इसको हम नीचे से बनाते थे, ऊपर की ओर फिर से बना के देखें तो क्या हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं हमारे पास इस तरीके का फिगर बन जाएगा जाके। और जो चाप है हमारे पास ए और बी यहाँ पे होंगे तो ये हमारा जो फिगर है कुछ इस तरीके का बनेगा जाके, ठीक है। तो इस तरीके का हमारे पास बन गया। तो हमारे पास क्या होता है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा
वृत्त की केंद्र पर बना कोण उसकी परिधि पर बने कोण का कितना होता है 2 गुना। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो चाप हमारा जब होता है नीचे होता है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो कोण होगा ये वाला कोण तो होता है केंद्र के कोण का कितना होता है आधा होता है। लेकिन केंद्र का कोण कौन सा, केंद्र का कोण ये वाला इस बार हो जाएगा बाहर वाला। तो बाहर वाला कोण हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका एंगल होगा ए, और अगर ये वो है AOB हमारे पास तो दे ही रखा है कितना 80। लेकिन जो हमारा बाह्य कोण होगा इधर से होकर लघु दीर्घ वाला कोण वो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे केंद्र वाला जो कोण हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर इधर वाला। ये कितना हो गया 360 माइनस 80 जो ऊपर की तरफ से कोण बना है। तो यहाँ से बाह्य कोण मतलब या दीर्घ कोण कह लिया हम एक तरीके से। दीर्घ कोण क्या हो जाएगा, दीर्घ कोण हो जाएगा आपका 360 माइनस का 80 बराबर का 240 हो जाएगा। यहाँ से ये वाला हमारा कोण अगर 280 हो रहा है तो इसके जस्ट सामने वाला ये वाला जो कोण होगा, अब ये कोण क्या होगा इसका आधा होगा। यहाँ से एंगल AD और B किसका होगा आधा होगा, किसका दीर्घ कोण एंगल AOB इसका आधा हो जाएगा। लेकिन कौन सा दीर्घ वाला जो हमने बाद में निकाला है, जो हमारा पहले का था AOB वो तो 80 था, लेकिन हम बाहर वाले कोण को निकालेंगे तो उसका आधा होगा। तो ये हो जाएगा आपका 280 और नीचे 2, यहाँ से निकल के आ जाएगा 140 डिग्री। एंगल A एंगल D और B एंगल ADB ये हमारे पास निकल के आएगा 140 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इस तरीके के जो क्वेश्चन है देखिए आपका एग्जाम से काफी पूछे जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा जा चुका है। तो सेमेस्टर एग्जाम में इस चैप्टर से इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो लगभग इसी तरीके के होते हैं, 2 ही 3 कॉन्सेप्ट है उन पर डिपेंड होते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा जो बेल आइकन है उसको ऑल पर सेट कर ले, जिससे आने वाले हर वीडियोस के अपडेट आपको टाइमली मिलते रहे। वीडियो में लास्ट तक बने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।